नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय से होकर आए हैं, उस दिन से तरह तरह की खबरों का, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दिन तय हो गया है कि सितंबर में जब प्रधानमंत्री 75 साल के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे और देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की प्लानिंग कुछ और है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, 2029 में भी मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे और फिर चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अलग अलग कहानियां। एक कहानी ये भी है कि जिसमें जिसमें दरअसल मुझे थोड़ा सा औरों के मुकाबले ज़्यादा दम लगता है कि प्रधानमंत्री शायद रुख राष्ट्रपति निवास की तरफ कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नागपुर में वो मुलाकात यूं ही नहीं हुई। उसमें कहानी तो है, कुछ बड़ी कहानी है। क्योंकि 11 साल हो गए प्रधानमंत्री को, 11 साल से आरएसएस मुख्यालय की याद नहीं आई। अब अचानक आरएसएस मुख्यालय जाने की याद आ गई और बाकायदा संघ के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा नया, मात्र इतने से मुद्दे के लिए तो प्रधानमंत्री स्पेशली नागपुर नहीं जाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष तो जेपी नड्डा भी बने थे पहले, उससे पहले अमित शाह को भी बनाया गया था, तब तो ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। यहाँ मामला दरअसल प्रधानमंत्री का अपना है। यहाँ मामला मोदी जी की महत्वाकांक्षा का है। और जो भी वहाँ पर बातचीत हुई, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसके हाइंडसाइड में वजह आपको सिर्फ ये दिखती है कि कांग्रेस ने जो अपने आप को रिवाइवल मोड पे डाल दिया है, वो वजह है। वो वजह, अब कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे आ गया कांग्रेस भक्त, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिए और सोचिए। प्रधानमंत्री को डर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा? प्रधानमंत्री को डर विपक्ष में जाने का है। विपक्ष भी जाने का कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलिए आदमी ज़िंदगी में कभी कभी विपक्ष में बैठता है। डर सबसे ज़्यादा ये है कि जो इन 11 सालों में कांग्रेस के साथ किया है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ किया है, गांधी नेहरू परिवार के साथ किया है, अगर वो सत्ता में आ गए और मोदी जी कहीं विपक्ष में हुए तो हिसाब तो बराबर होगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। ये है मोदी जी का सबसे बड़ा डर। और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस तरह के रिवाइवल मोड पे आ जाएगी, कांग्रेस इस तरह से अपने संगठन पे काम शुरू कर देगी। और कांग्रेस 4 साल पहले से, 4 साल से भी ज़्यादा वक्त है, इतने लंबे वक्त से मिशन 2029 में जुट जाएगी। उन्हें नहीं मालूम था कि कांग्रेस में ये संभव हो सकता है और ये हो रहा है। तो अब आपको मालूम ही है कि ये तो किसी से नहीं छुपा है कि पब्लिक के सामने बेशक 56 इंच की इमेज बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन वो अंदर से कितना डरते हैं मोदी जी, ये सबको मालूम है। जो आदमी पत्रकारों के सवालों से डरता हो, वो विपक्ष के राइज से क्यों नहीं डरेगा? जो आदमी अपनी पार्टी में किसी को लीडर बनने ही नहीं देता, जो शख्स किसी को इतना बड़ा होने का मौका ही नहीं देता कि उनकी कुर्सी को चैलेंज कर सके, वो विपक्ष के रिवाइवल से क्यों नहीं डरेगा? अगर प्रधानमंत्री को डर नहीं होता तो आज बीजेपी में फर्स्ट टाइमर एमएलएज विधायक नहीं बन रहे होते। और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं ये भी सब देख रहे हैं। तो ये दिल का डर प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षा बन जाता है, उस पर भारी पड़ जाता है कभी कभी। और इस महत्वाकांक्षा के चक्कर में अब की बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने न सिर्फ अपने दोस्तों को निपटाया, अपने दुश्मनों को भी साथ निपटा दिया। या यूं कहें कि न सिर्फ दुश्मनों को निपटाया, दोस्तों का भी काम तमाम कर दिया। और वो दोस्त कौन है? अमित शाह। खासम खास अमित शाह, जिन्होंने हर बुरे अच्छे वक्त में मोदी जी का साथ दिया। उनका भविष्य भी फिलहाल निपटता नजर आ रहा है। मुझे जो संभावना नजर आ रही है नागपुर से निकला, वो यही निकला है कि मोदी जी 75 साल पे तो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2028 के आसपास या 2027 के आखिरी में
जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा होने वाला होगा, उस वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निवास की तरफ रुख कर सकते हैं। तब जो पद खाली होगा उसके लिए संघ के साथ समझौता एक तरह से हो गया है, क्योंकि उस वक्त संघ का साथ बहुत ज़रूरी होगा। उससे पहले आप देखेंगे, उससे पहले देश के संविधान में बहुत कुछ बदलाव किए जाएंगे। उन बदलाव के जरिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को मजबूत करने की कवायदें दिखनेगी। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास एक शक्ति जैसी देने की कोशिश की जाएगी, जिससे सरकार में ना रहते हुए भी राष्ट्रपति सरकार को कंट्रोल कर सके। यानी एक तरह से अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल संविधान है या डेमोक्रेसी है, उस तरह की कुछ कोशिश की जाएगी। ये आप देखिएगा। मैं क्योंकि संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि क्या बदलाव संविधान में करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अब जब संघ ने ये माना कि चलिए ठीक है, आप राष्ट्रपति बन जाइएगा, देश को नया चेहरा देंगे, तो उसमें मोदी जी की सिर्फ एक शर्त थी, और एक शर्त संघ की थी। संघ की शर्त थी कि आपके उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह हमें मंजूर नहीं है। अमित शाह के नाम पर संघ की जो मनाही है वो तो काफ़ी दिनों से सबको मालूम है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है या कोई नया खुलासा मैं नहीं कर रहा। उसके लिए माना जा रहा है कि मोदी जी तैयार हो गए, लेकिन मोदी जी ने एक शर्त रखी। वो शर्त ये रखी कि अगर आप अमित शाह के नाम पर राज़ी नहीं हैं तो फिर मुझे भी योगी आदित्यनाथ का नाम मंजूर नहीं है, जो संघ की लिस्ट में सबसे पहला था। और शायद संघ इस बात पे मान भी गया है। और ये बात ऐसा नहीं कि नागपुर में ही हुई थी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के मुद्दे को लेकर पहले से ही बिल्डअप किया जा रहा था, क्योंकि जब बड़ी बैठक होती है उससे पहले माहौल तैयार किया जाता है, और उस माहौल में ही ये देखने को मिल गया था। वरना सोचिए, योगी आदित्यनाथ को कैसे साइडलाइन लगाया जा रहा है, इसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो दिखते हैं। पहला उदाहरण, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने पूरे जोरों शोर से उठाया। आज भी ईद चली गई, फिर भी योगी आदित्यनाथ अपने उस फैसले पर जो है वो सफाई दे रहे हैं कि क्यों हुआ। लेकिन इस मुद्दे पर क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता योगी के साथ खड़ा नजर आया आपको? किसी और राज्य ने इस तरह का कोई बड़ा फैसला लिया? नहीं लिया। इस नमाज के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। न दिल्ली से कोई नेता उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, न राज्यों से, न संघ से। योगी आदित्यनाथ को इतने बड़े मुद्दे पर अकेला छोड़ दिया गया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई बीजेपी वाले जो है वो बहुत से नेता चाह रहे थे कि ये हिंदू मुसलमान को इतना लंबा ना खींचा जाए। लेकिन आप यहाँ सोचिए, नमाज के मुद्दे पर छोटे छोटे एनडीए के सहयोगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए थे। जयंत चौधरी, चिराग पासवान जैसे नेताओं ने नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ की खिलाफत की। लेकिन यही सब नेता जब पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा तो उस पर मोदी जी के साथ खड़े। अगर मुसलमान की वजह से वो लोग अपोजिशन में थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, योगी जी का विरोध कर रहे थे, तो वक्फ वाला मामला भी तो मुसलमान से जुड़ा है। एक ही समुदाय को लेकर दो अलग अलग स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते आपके। तो इसमें साफ दिख रहा था कि उन्हें बाकायदा डिप्यूट किया गया था, बाकायदा बोला गया था कि योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करनी है, लेकिन वक्फ वाले मुद्दे पर साथ देना है। तीसरा बड़ा सिग्नल जो मिलता है, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने संसद में कुंभ को लेकर अपना वक्तव्य रखा। कुंभ को लेकर सारी तारीफें उन्होंने की। कुंभ में क्या क्या अच्छा था, क्या क्या कुंभ की कामयाबी रही, उन्होंने सारी गिनाई। लेकिन पूरे वक्तव्य में कहीं पर आपको सुनाई दिया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय दिया हो। कहीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांधे गए हो। क्यों? जबकि किया सब कुछ योगी आदित्यनाथ थे, ऑर्गेनाइज पूरा योगी आदित्यनाथ ने किया था, पूरा तामझाम योगी आदित्यनाथ ने किया था। वो जो खबरें दबाई गई भगदड़ की, वो योगी सरकार ने करी। उसके बावजूद
योगी आदित्यनाथ को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। ये 2-3 पॉइंट है, इसको देखिए, इसको समझिए तो आपको दिख रहा है साफ कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ दिल्ली से अलग अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी अकेले की राजनीति पे चल रहे हैं, जिसमें उनका 80-20 का जो सोच है वो जस की तस कायम है। कटेंगे तो बटेंगे वाली सोच पर चल रहे हैं, लेकिन उस पर दिल्ली से बीजेपी की बड़ी लीडरशिप या फिर और राज्यों की लीडरशिप या फिर संघ भी साथ देता नजर नहीं आ रहा। तो यह बताता है कि जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को अलग थलग किया जा रहा है ताकि इस रेस से योगी आदित्यनाथ पीछे हो जाएं और एक ऐसी इमेज योगी नाथ की बनाई जा रही है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ को अगर आपने आगे किया तो सहयोगी भी नाराज हो जाएंगे। ये तो छोटे सहयोगी हैं जो बोल रहे हैं, फिर तो नीतीश और नायडू भी साथ नहीं देंगे। ऐसी एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही संघ के सामने जो दिख रही थी। अब अगर आप योगी आदित्यनाथ रेस से बाहर है, अमित शाह रेस से बाहर हो गए, तो बचते कौन है? सिर्फ 2 नाम, और दोनों नागपुर से, दोनों संघ के करीबी, दोनों संघ की पसंद। एक है नितिन गडकरी, एक है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। जब अब की बार मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस, मैंने उसी दिन कहा था कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी की दौड़ में बीजेपी के अंदर एक नाम और शामिल हो गया, तीसरा नाम, और ये मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ सबसे आगे ना निकल जाए, और वो होता दिख रहा है। गडकरी की अगर आप पहले बात करें तो नितिन गडकरी के साथ नो डाउट जितने एनडीए के सहयोगी हैं उनकी पसंद है, वो पहली पसंद है, मैं फैक्ट बताऊं आज की डेट में, और दूसरा उनको संघ का साथ है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन गडकरी को लेकर विद इन बीजेपी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं। गडकरी के लिए ये मुसीबत है। तो ऐसे में बच जाते हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस रेस में आगे मुझे इसलिए लग रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अभी औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर पहले एग्रेशन दिखाया, तगड़ा एग्रेशन दिखाया, लेकिन उसके बाद अचानक देवेंद्र फडणवीस की बातों में नरमी आने लगी। जो औरंगजेब को लेकर बहुत कुछ बोला करते थे वो कहने लगे कि इतिहास की बातें हैं ये। फिर उन्होंने एक छावा मूवी पर उसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि उसकी वजह से लोगों की भावनाएं भड़की है, और अब कह रहे हैं कि कब्र तो वहीं रहेगी, हाँ हम महिमा मंडन नहीं करेंगे उसका। क्योंकि इस बीच याद रखिएगा संघ ने भी औरंगजेब की कब्र को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जहां संघ ने कहा है कि औरंगजेब का मुद्दा बेफालतू का मुद्दा है। एक और बुरे वक्त के सहयोगी जो एक कहते हैं ना स्टेपनी की तरह बीजेपी के लिए काम आते हैं महाराष्ट्र में, राज ठाकरे, उन्होंने भी औरंगजेब के मुद्दे उठाने को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, इतिहास की किताबें पढ़िए, उससे इतिहास जानिए। औरंगजेब को लेकर देवेंद्र फडणवीस का नर्म होना, लेकिन नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ का और सख्त होना, ये दो कंट्रास्टिंग नहीं है। दो मुख्यमंत्री, दो बड़े सूबों के मुख्यमंत्री, और दोनों के रुख में फर्क ये बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को क्या इशारा हुआ। उसके बाद आप ये देखिए, जब कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो को लेकर बवाल मचा, शिंदे समर्थकों ने बवाल मचाया, तो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए। जबकि एकनाथ शिंदे तो तब से नाराज हैं जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी कुर्सी गई है। तो शिंदे के समर्थन में देवेंद्र फडणवीस क्यों उतरे? किस शर्त पर वो देवेंद्र फडणवीस का साथ दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। मेरा अनुमान है कि देवेंद्र फडणवीस को इस शर्त पर देवेंद्र फडणवीस इस शर्त पर शिंदे का साथ दे रहे हैं कि एवज में जब वक्त आएगा कि मोदी को कौन रिप्लेस करेगा, उस वक्त शिंदे फडणवीस के साथ खड़े होंगे, ना कि अमित शाह या किसी और के साथ। उसके एवज में शिंदे को क्या मिलेगा? उसके एवज में शिंदे को मिलेगा कि अगर फडणवीस
मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं तो मुंबई की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी फडणवीस के पास जाएगी, माफ़ कीजिएगा, शिंदे के पास जाएगी। यानी फडणवीस महाराष्ट्र से दिल्ली और शिंदे डिप्टी सीएम से सीएम। ये एक तरह की डील फडणवीस और शिंदे के बीच होती नजर आ रही है। इसीलिए आजकल शिंदे के समर्थन में फडणवीस दिख रहे हैं। शिंदे के समर्थकों पे कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हो रही है और ना किसी तरह का कुछ जो है शांत करने की या इस मुद्दे को ज़्यादा तूल ना देने की कोशिश भी नहीं हो रही। बाकायदा शिंदे जैसा चाहते हैं फडणवीस वैसा कर रहे हैं। ये बुरे वक्त में शिंदे को साथ रखने की कोशिश है। तीसरा, फडणवीस जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी महाराष्ट्र सरकार में जो पॉलिटिकल पद होते हैं ना, जो जब सरकार रहती है अलग अलग चुनती है, कोई बोर्ड चेयरमैन, कोई कुछ, कोई सलाहकार, कोई कुछ, उसमें 90% से ज़्यादा लोग संघ के एडजस्ट किए गए। नागपुर से संघ के इशारों पर हर भर्ती होती है। संघ को बाकायदा खुश करने की कोशिश की जा रही। संघ के आगे देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से नतमस्तक है। इसलिए संघ भी बदले में फडणवीस को और बड़ा बनाना चाहती है और साथ ही फडणवीस के पास इन सब के अलावा जो गडकरी के मुकाबले और अमित शाह के मुकाबले जो एक प्लस पॉइंट है वो है कि फडणवीस के पास उम्र भी साथ है। संघ ऐसे नेता पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो उसे लगता है कि कम से कम 20 साल चेहरा बन के रहे बीजेपी का। वहां पर देवेंद्र फडणवीस फिट बैठते हैं। तो इस चक्कर में फडणवीस और गडकरी आगे रह गए और मोदी जी को क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जाना है संघ की शर्तों को, इसलिए उन्होंने मान लिया और संघ की शर्तों के मानने के चक्कर में अपने खासम खास अमित शाह का भी काम तमाम कर दिया। दुश्मन योगी आदित्यनाथ को भी निपटाया तो दोस्त को भी टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि जेल से डर सबको लगता है और अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे बैठा हो तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी मिल जाती है। 6 साल के लिए तो कम से कम आप हर चीज़ से बच जाते हो और जब 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति अगर बन जाते हैं मोदी जी तो 84 की साल तक वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद तो वक्त बदल भी सकता है, किसको क्या पता। तो ये मोदी जी का डर है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, तीनों ने मिलकर कांग्रेस को एक अलग ही कांग्रेस के रूप में ढालना शुरू कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस का नया रुख है, अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे शायद उस पे इनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ना देखने को मिले, तब क्रिटिसाइज शुरू हो जाएगा उनका। लेकिन असल में ये सारी कवायद का असर 2029 में मिलेगा। ये बात मान के चलना चाहिए हर कांग्रेस के नेता को, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को। और ये बात मोदी जी बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, अमित शाह बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सारी कवायद दरअसल 2029 के लिए है और 2029 में 4 साल बचे हैं। इन 4 साल में चीज़ें बहुत बदल जाती है। बीजेपी के लिए तो 2 साल में ही बदल गई थी और 2 साल में बीजेपी कहाँ से पहुँच के सीधा सत्ता तक पहुँच गई। एक अन्ना आंदोलन खड़ा किया और उसके इर्द गिर्द सत्ता बीजेपी के हाथ आ गई। तो 4 साल तो बहुत लंबा वक्फा होता है। लेकिन क्या ये जो ट्रांजिशन मैंने आपको गिनाया ये बीजेपी में इतना आसानी से होगा? इसको लेकर थोड़ा सा शक और शुबा ज़रूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। हमारी आर्थिक मदद ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है किसी वजह से, तो सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन 2 ऑप्शन आपके पास है। नमस्कार।